तीन युवाओं की जोड़ी, क्या वो बसपा को ख़त्म कर पाएगी, या उनकी ये साजिश है बसपा को ख़त्म करने की, या फिर वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगे? देखिए, बसपा एक विचारधारा है और विचारधारा को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। विचारधारा कमज़ोर हो सकती है मगर ख़त्म नहीं हो सकती है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानव काशीराम साहब की एक सोच है, विचारधारा है। संविधान को ये सुरक्षित करने की एक रास्ता है। तो विचारधारा ख़त्म नहीं होती है। जब कोई 3 क्या 4 आ जाएँ, 5 आ जाएँ, 10 आ जाएँ, क्योंकि वो लोग तो चाहते हैं कि बसपा जैसा एक जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो नेशनल पार्टी हमारी बनी है आज़ादी के बाद, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और धीरे धीरे उनकी विचारधारा भी यही है कि ख़त्म करो उनको। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आने दो उन लोगों को, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समाज जानता है कि अगर मान सम्मान किसी ने दिलाया है तो बहुजन समाज पार्टी ने दिलाया है। आपने देखा, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो लोगों को जीरो बैलेंस पर एडमिशन हुआ करते थे। लाखों लोग वहाँ पढ़े, लाखों लोग वहाँ पढ़कर अपने अपने आज अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पर सुरक्षा मिली और बहन कुमारी मायावती ने हमारे जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो बहुजन समाज पार्टी के तो कोई भी टक्कर नहीं ले सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है और विचारधारा को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। कही आपने तीन लोगों की बात जी, तो जो तीनों लोग हैं वो एक छोटे से एक विचारधारा पर काम करते हैं कि भाई मैं कैसे सुरक्षित रहूं या मेरी कैसे राजनीति चले। तो बहुजन समाज पार्टी वो विचारधारा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के जो लोग हैं, जो बहुजन समाज है, उनके विषय में सोचती है। पर जो 3 लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके परिवार की पार्टी बन चुकी है अब। जैसे आपने अखिलेश जी को देखा तो अखिलेश जी की वो परिवार की पार्टी है और परिवार उत्तर प्रदेश तक सीमित है। आपने जयंत जी की बात करी, उनकी भी अपनी एक परिवार की पार्टी पर दादाजी रहे, पिताजी रहे, फिर अब वो खुद हैं। ऐसे ही वो उसकी आप बात करें, चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर क्या, वो भी अपनी एक जगह तलाश रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति में जगह मिल जाए मुझे, कहीं में पार्लियामेंट कोई मुझे पहुंचा दे। और आपने देखा होगा कि 2022 में जब चुनाव था तो वो टीवी पर रो रहा था चंद्रशेखर, और ये कह रहे थे कि भाई मेरे को तो अपमान कर दिया और भैया अगर मुझे बुलाएं तो मैं चला जाऊंगा भैया के पास में। तो जब तो भैया के पास जाना चाहते थे, उनका अपमान करके निकाल दिया। जिस आदमी को अपमान करके निकाल दिया, एक सीट तक नहीं दी, आज वो भैया के आगे पीछे घूम रहे हैं। तो इसी को चमचा युग कहते हैं। मानव काशीराम साहब ने जो अच्छी लिखी है, वो कहते हैं कि मैं मानव काशीराम साहब का बेटा हूँ। तो सबसे पहले बेटे ने एक किताब पढ़ लिया, चमचा युग, तो वो चमचा युग की बात कर रहे हैं अब। तो ऐसे लोग राजनीति में अपने मकसद के लिए आते हैं, ना कि सामाजिक परिवर्तन के लिए आते हैं। और उनसे सामाजिक परिवर्तन की उम्मीद करना बेईमानी है। वो सामाजिक परिवर्तन की उम्मीद नहीं की जा सकती है उनसे, क्योंकि वो लोग अपना एक मकसद है उनका कि वो कामयाब कैसे हों। बस आपने जिस प्रकार से एक बात कही कि मानव काशीराम साहब ने जो कहा चमचा युग, आपने चमचा जो चंद्रशेखर आज़ाद है उनको चमचा युग की संज्ञा दी है। किस प्रकार से वो आप कह सकते हो कि वो चमचा हैं? मैं उनको चमचा नहीं कह रहा हूँ, मैं एक किताब की बात कर रहा हूँ कि चमचा युग है। चमचा युग में कहा कि अपने मकसद के लिए आप किसी भी इंसान से, किसी पार्टी से समझौता कर लेना, वो चमचा युग है। कि आप दूसरी पार्टी में जाएंगे, जैसे अभी बीजेपी है, बीजेपी में जितने भी SC ST काम करते हैं उन पर पट्टा डाल दिया गया है। वो अपनी जबान नहीं निकाल सकते। दलितों पर शोषण हो, दलितों को मार दिया जाए, उनके अधिकारों को ख़त्म कर दिया जाए, तो वहाँ बोल नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो उनका क्या होगा, हसर होगा, आप जानते ही हैं। उदित राज का हसर क्या हुआ आप जानते हैं। उसके बाद में सावित्रीबाई जो फूले हैं, सावित्रीबाई जी हैं जो वहाँ से जो सांसद हैं, उनका हसर क्या हुआ। जो भी अपने लोगों के लिए बोलेगा उसका हसर क्या होगा ये आपको पता ही है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो वहाँ काम कर रहे हैं वो पूरा उनकी विचारधारा पर काम करते हैं, वो चमचा बन जाते हैं, क्योंकि जो चमचा को कहा जाता है वही करता है। तो इसलिए मैं चमचा युग की बात करता हूँ। ऐसे चंद्रशेखर भी अगर किसी के साथ लग रहे हैं, वो अपने लिए तो नहीं लग रहे हैं, वो उनकी पार्टी तो नहीं लड़ रही है, उनका तो कोई लोग नहीं लड़ रहे हैं, तो वो अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करके, बेवकूफ़ बना के दूसरे आदमी को मजबूत करना चाहते हैं। तो दूसरे आदमी को मजबूत करेंगे तो उसके आशीर्वाद के ऊपर डिपेंड है ना। भैया को जब आ गया, प्यार आ गया तो भैया कुछ दे देंगे उनको, भैया को नहीं आया तो फिर भगा देंगे। तो जब दूसरों के लिए जो काम करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मानव काशीराम साहब ने अपने लिए काम किया है, उन्होंने लोगों को नेता बनाने का काम किया। मानव काशीराम साहब से कितने बड़ा नेता हो, कभी किसी के सामने नहीं झुके। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कभी किसी के साथ में नहीं झुके, कभी समझौता नहीं किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। हम उनके वंशज हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट का मूवमेंट चलाया हमने, सम्मान का मूवमेंट चलाया। यहाँ सम्मान की लड़ाई है, यहाँ धन दौलत की लड़ाई नहीं है। वो तो सब लूट लिया हमारा, कितने बार लूटा है। 3000 साल के गुलाम होने के बाद भी हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम आज़ादी के बाद खड़े हो चुके हैं। और हमारे सब लोग यहाँ IAS भी हैं, PCS भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, यहाँ तक कि 4 बार मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, सब जगह हम हैं। इतना दबाने के बाद भी
और बार बार किसी आदमी को अगर शोषण किया जाएगा, उसके बाद भी अगर इंसान संघर्ष कर रहा है, रात दिन संघर्ष कर रहा है, तो आप उसको कम तो समझेंगे नहीं। तो हमारे महापुरुषों ने तो कभी गुलामी करना सिखाया नहीं है, हमारे खून में तो कभी गुलामी है ही नहीं। अगर कोई गुलामी कर रहा है, कोई चमचागिरी कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो MLA MP बन जाए, तो मैं इसलिए चमचा युग की बात करता हूँ। तो हमारे युग में, हमारे जो खून है उसमें है सेल्फ रेस्पेक्ट, और सेल्फ रेस्पेक्ट ही सबसे बड़ी बात है। जिस प्रकार से पिछले दिनों जो आजमगढ़ उपचुनाव हुआ, उसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गुड्डू जमाली रहे, तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट थी आजमगढ़, वो हार गए। तो ठीकरा बसपा पर फोड़ा गया कि बसपा चुनाव लड़ी तो आजमगढ़ हार गए। अब की बार चुनाव हो रहे हैं मैनपुरी, खतौली, रामपुर में, यहाँ बसपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। इसमें अब क्या फिर आप पर ही फोड़ा जाएगा ठीकरा? देखिए, बसपा क्यों ना खड़ी हो, बसपा आजमगढ़ भी खड़ी होगी, बसपा गाजियाबाद भी खड़ी होगी, बसपा हर जगह खड़ी होगी। और ये 2 जो सीट पे बसपा का खड़ा होना चाहिए था, अगर मेरी राय देखिए तो खड़ा होना चाहिए था, किसी भी सीट को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि हम दूसरों को क्यों स्पेस दें, हम भी तो एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है, उसको लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। अब वो पता नहीं क्यों चुनाव नहीं लड़ती है, आई डोंट नो। लड़ना चाहिए और जीतना चाहिए। जब तक आप लड़ोगे नहीं, पहलवान अगर मैदान में जाके लड़ाई नहीं लड़ेगा तो फिर किसी चीज़ का पहलवान है। हम एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी, उसको लड़ना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा भी साथ साथ में चला रहे हैं। सामाजिक विचारधारा के साथ साथ में एक आंदोलन है, ये महापुरुषों का आंदोलन है, उसको भी आगे लेके जा रहे हैं। केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कुछ चंद लोग उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी क्या एक रूप दे दिया है, इनको एक कंपनी बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि समाज को अच्छी तरह पता है कि ये कंपनी नहीं बन सकती है, ये राजनीतिक पार्टी है। जब समाज अगर जागरूक होगा तो छीन लेगा सब कुछ, क्योंकि ये महापुरुषों की विचारधारा है, और विचारधारा किसी के अंडर में नहीं आ सकती है। विचारधारा को कोई कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि विचारधारा पे सब लोगों का अधिकार होता है। तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके लोगों को उनके राइट्स दो, उनको शेयरिंग कराओ पावर में, और उनको आगे बढ़ाने का काम भी करो। जो नौजवान है, नौजवान इंतज़ार कर रहा है कि हमारा नेता हमको बुलाए, हमें जिम्मेदारी दे, हम काम करें। हम तो बिना जिम्मेदारी भी काम कर रहे हैं, हम तो रात दिन लगे हुए हैं कि समाज कैसी परिवर्तन हो, समाज के नौजवान में एक क्रांति आए, उनके अंदर एजुकेशन के लिए भावना आए, अपने अधिकारों के लिए वो जागरूक हो जाएं, संविधान को बचाने के लिए जागरूक हों अपने आप, क्योंकि संविधान ने हमें सारे अधिकार दिए हैं। तो हम तो रात दिन काम ही कर रहे हैं, मगर हम बहुत कम लेवल पर काम कर रहे हैं। पार्टी बड़े लेवल पर काम कर सकती है, क्योंकि पार्टी के पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, पार्टी के पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक बड़े प्लेटफॉर्म से कोई बात कही जाती है तो लाखों करोड़ लोग सुनते हैं। तो इसलिए पार्टी की बहुत आवश्यकता है इस समय लोगों को जागरूक करने के लिए। 2024 के चुनाव है, उससे पहले नगर निगम के चुनाव उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा बहुजन समाज पार्टी का? आप बसपा समर्थक होने के नाते क्या लोगों को संदेश देना चाहोगे? किस प्रकार से समाजवादी पार्टी, बसपा या फिर भाजपा या फिर बहुजन समाज पार्टी कुछ नया कर पाएगी या नहीं? देखिए, जो लोग समर्थक हैं, हम जैसे लोग जो हैं वोटर समर्थक हैं, हमारी तो एक ही बात है कि हम तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूती से समर्थन करते रहेंगे हमेशा, क्योंकि वो विचारधारा है और लाखों करोड़ लोग करते हैं। और पार्टी में जो पार्टी की जो प्लानिंग है उसमें चेंज होना चाहिए, उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि चेंज होगा। धीरे धीरे चेंज हो भी रहा है, तो बड़े लेवल पर चेंज होना चाहिए। तो कोई भी चुनाव मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री रही हैं, तो 5वीं बार भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वोटर्स वहीं पे है। हमारा जो वोटर है वो बहुत ही कैडराइज वोटर है, उसको सिर्फ चैनलाइज करना है, उसको सिर्फ उसके अंदर ऊर्जा भरनी है, जो ऊर्जा ख़त्म हो चुकी है अब लोगों के अंदर। तो इसलिए वो इधर उधर जा रहे हैं। अभी जो नेता हैं जैसे आकाश है, नए हैं, यूथ हैं, उनको भी पूरा जिम्मेदारी देनी चाहिए, उनको लगाना चाहिए, उनके साथ में टीम लगानी चाहिए, यूथ की टीम लगानी चाहिए। लगभग पूरे देश में हज़ारों लोगों को तैयार करना चाहिए, यूथ को तैयार करना चाहिए आने वाले समय, क्योंकि हज़ारों सीटें हैं यहाँ पे, MLA की सीटें हैं, MP की सीटें हैं, बहुत सारी सीटें MP की है, तो वहाँ पे तैयार करना चाहिए। बहुत सारे नेता जब बनाएंगे समाज में से, जब भी तो बात बन पाएगी। बहुजन समाज में जितने भी समाज है उनको जोड़ना चाहिए, उनके अंदर नेता पैदा करने चाहिए, जब भी बात बन पाएगी। नहीं तो फिर ऐसे ही रहेगा जैसे यहाँ पर गिराव गिर रहा है, तो गिराव गिरता रहेगा। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आखिर क्या कहना चाहोगे? उनकी पार्टी जिस प्रकार से क्या बसपा को ख़त्म करने के लिए बनाई गई है, या फिर उन्होंने अपना एक अलग प्लेटफॉर्म दे दिया है समाज को? देखो, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं तो अपने बारे में कहना चाहूँगा। उनके बारे में क्यों कहूँ जी, उनको तो समाज देखेगा। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए,
एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप एजुकेशन को अगर लेंगे, एजुकेशन के माध्यम से ही आप समझ पाएंगे कि संविधान क्या, हमारे अधिकार क्या हैं, क्योंकि एजुकेशन ही इंसान को इंसान बनाने का काम करती है। क्योंकि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े लिखे नहीं होते तो कभी संविधान नहीं बना पाते, और अगर संविधान नहीं होता तो इस देश में IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील और बहुत सारे लोग नहीं बन पाते। अगर माननीय काशीराम साहब पढ़े लिखे नहीं होते तो कभी पार्टी नहीं बना पाते, क्योंकि उन्होंने तीनों फॉर्म पर काम किया है। बाबा साहब ने भी और माननीय काशीराम साहब ने पहले DS4 बनाई, फिर बामसेब बनाई, उसके बाद में फिर बहुजन समाज पार्टी बनाई। और बहन कुमारी मायावती अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो उत्तर प्रदेश जो सूबा सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश, उसकी 4-4 बार मुखिया नहीं रह पाती, 4-4 बार उसकी मुख्यमंत्री नहीं बन पाती। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो नौजवान हैं उनको पढ़ना चाहिए और किसी भी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में नहीं आना चाहिए जो तुम्हारा भविष्य ख़राब कर सके, जिसके पास में दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। सिर्फ एक र्यूमर फैलाकर, एक लोगों को सपना दिखाकर कोई आदमी आगे बढ़ना चाहता है तो वो तो आदमी बढ़ जाएगा आगे, मगर और जो लोग हैं और जो हमारे नौजवान साथी हैं उनका भविष्य कहीं ना कहीं ख़राब होगा। तो सबसे पहले आप पढ़ाई करें, आप जो भी बनना चाहते हो वो बने, उसके बाद में आप साथ साथ में समाज में परिवर्तन कैसा हो तो वो कर सकते हैं। क्योंकि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया आपको वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सारा रास्ता दे के गए हैं। कहीं से रास्ता नहीं लेना आपको, किसी से रास्ता नहीं लेना आपको, बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको फॉलो करो 100%। आप फॉलोवर बन जाओ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, तो आपको अपना जो टारगेट है वो मिल जाएगा आपको। नगर निगम चुनाव के लिए बसपा समर्थकों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? क्यों बसपा को वोट करें? अब तो उत्तर प्रदेश में तो बसपा को वोट करें, बसपा को, क्योंकि हमारा अपना घर है, अपना विचारधारा है, मजबूती से उसको और तैयार करें। क्योंकि बहुत सारी हर पार्टी में कमियां होती हैं, हर पार्टी में ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, तो समय समय पे वो दूर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप किसी को भी वोट दो तो मानेगा तो है नहीं वोट है। कम से कम वोट से ये पता लगेगा कि हमारी ताकत कितनी है। वोट ही जो डेमोक्रेसी में वोट ही डिसाइड करते हैं कि किस समाज की कितनी ताकत है। हमारे पास में अगर वोट है तो हमारी ताकत है, अगर वोट नहीं तो ताकत नहीं है। तो इसलिए वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से दिया आप लोगों को कि आप राजा चुन सकते हैं। अगर वोट नहीं तो राजा कैसे चुनेंगे आप? तो वोट को खराब मत कीजिए, वोट अपने को दीजिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमारी अपनी पार्टी है। वोट दो, जो होगा देखा जाएगा। बहन जी क्या कर रही हैं, कौन क्या कर रहा है, उसको मत देखो, आपके हाथ में वोट देना, वोट दे के आओ। हाथी का निशान है, हाथी को इतना मजबूत कर दो। हाथी का पानी छीन लिया लोगों ने, हाथी का खाना छीन लिया लोगों ने, हाथी को कमज़ोर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मगर तुम इतनी वोट दे दो हाथी को कि हाथी फिर दोबारा से जवान हो जाए, हाथी फिर चले और फिर दिल्ली तक पहुंच जाए। आखिरी संदेश क्या देना चाहोगे? आखिरी संदेश मेरा यही है कि नौजवान जो लोग हैं उनका मनोबल टूटा हुआ, तो मनोबल ना तोड़ें अपना। एक दिन बदलाव होगा, जरूर बदलाव होगा। आप राजनीति में भी जाएंगे और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई हमेशा लड़ते रहें, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी है। इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आप घरों से निकलें, आप अच्छे रहें, और जब भी लड़ाई लड़ सकते हैं आप जब पढ़ाई को पकड़ेंगे। तो आखिरी संदेश मेरा यही है कि नौजवान जो साथी हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो समझें चीज़ों को, वो बाहर निकलें और वो एक क्रांतिकारी जो लोग सोच बनाए अपनी। जब तक क्रांतिकारी सोच नहीं बनाएंगे जब तक बात बनने वाली नहीं है। और लड़कियों को भी बाहर निकालें, क्योंकि महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकार दिए हैं। क्योंकि महिला 50% हमारे समाज की महिला जो हैं वो घरों पे ही हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता आगे बढ़ने का। अगर बहन जी को माननीय काशीराम साहब मौका नहीं देते तो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं मिल पाती हैं। इसलिए महिलाओं को ज़्यादा मौका देना चाहिए, महिलाओं को भी आगे निकालना चाहिए। और जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम अंधविश्वास से दूर नहीं रहोगे, जब तक तुम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बनाएंगे। और इस देश में जो संविधान है, संविधान के अंदर जो आइडियोलॉजी है, संविधान के अंदर जो आइडिया ऑफ इंडिया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, उसको आपको सुरक्षित रखना है। जब भी ये भारत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनेगा, जब ये भारत बुद्धिमय भारत बनेगा, जब ये भारत अच्छा भारत बनेगा। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट सुजीत सम्राट जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करें। इस वीडियो को अपनों में, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत